चलिए पढ़ते हैं अब. So yesterday we were talking about the excretion system, in which almost at the end of the class we studied about the function of nephron. So nephron का function दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना. Some people left the meeting by then, and many of you were saturated with the content before that. So because of that, we'll just go through the function of nephron a little bit again, and then we'll start the main class. So yesterday we talked about, वैसे डायग्राम की जरूरत नहीं है, we have the diagram. So ऐसे ही कुछ बनाया था मैंने कल, if you remember. ठीक है, so इसी में समझा देता हूँ. So this is the dirty blood which is containing urea. ठीक है, and ये जो यूरिया है ये लिवर से आ रहा है. ठीक है, सो फिलहाल ये जो डर्टी ब्लड एंटर कर रहा है ये आर्टरी से आ रहा है या वेन से आ रहा है? इज इट कमिंग थ्रू द आर्टरी और द वेन? आर्टरी से आ रहा है. वेरी गुड. सो आई होप ये वाला डाउट क्लियर हो गया था सबका, है ना, कि आर्टरी के अंदर ही यूरिया कंटेनिंग ब्लड आ रहा है. सो इट इज कंटेनिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट अलॉन्ग विद दैट इट इज कंटेनिंग यूरिया. ठीक है ना. सो दिस ब्लड इज कमिंग हियर एंड देन इट इज गेटिंग इनटू दिस ग्लोमेरुलस. ठीक है ना, ये ग्लोमेरुलस है. ये ग्लोमेरुलस के अंदर 5 चीजें फिल्टर आउट होती है. 5 things get filtered out and it gets into the Bowman's capsule. So as you can see, this is Bowman's capsule. ये वाला जो है, ठीक है, कल ऐसे ड्रॉ किया था हमने. सो ये जो 5 चीजें है ये इस Bowman's capsule के अंदर चली जाएगा. तो ये 5 चीजें क्या क्या थी? 5 चीजों में सबसे पहले अपना यूरिया था, उसके बाद अमीनो एसिड्स, ठीक है, ग्लूकोज, सम सॉल्ट्स नहीं, काफी सारा सॉल्ट्स, एंड वाटर. ठीक है, तो ये 5 चीजें फिल्टर आउट हुई थी, यूरिया, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाटर एंड सॉल्ट. तो ये सारा का सारा अभी ये फिलहाल कहाँ पे है? ट्यूब्यूल में है. इट इज इन दिस ट्यूब्यूल. अगर यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन ना हो तो ये इसके थ्रू जो है, जैसे मैं रेड बना रहा हूँ, ये इसके थ्रू सारा का सारा यूरेटर में चले जाता. ठीक है, और यूरेटर से जाकर वो यूरिन से हमारा पास आउट हो जाता. तो उसमें हमारा अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट ये सारा लॉस हो जाता. बट ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे जो 5 चीजें फिल्टर हुई, 5 चीजें फिल्टर होने के बाद जो रेस्ट ऑफ द ब्लड है, वो रेस्ट ऑफ द ब्लड ट्रेवल करता है ये पैरेलल सिस्टम से. दिस इज अ सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स. ये जो ब्लड वेसल है ये इस तरीके से जो है सांप की तरह पेचीदा सा ये इस ट्यूब्यूल के ऊपर से लपेटा हुआ है. ठीक है, तो जिसके अंदर हमारा रेस्ट ऑफ द ब्लड ट्रेवल कर रहा है. सो रेस्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है, इन विच दोस 5 थिंग्स हैज बीन रिमूव्ड, वो ये ऐसे जिगजैग जिगजैग पैटर्न में फ्लो कर रहा है. सो दोस पॉइंट ऑन विच दिस ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड टू दिस ब्लड वेसल्स, दोस पॉइंट, वहां पे क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है. सो रीएब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस ओवर हियर, रीएब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस ओवर हियर, रीएब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस ओवर हियर. तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है इधर. ये जिगजैग करके क्या बढ़ गया है? सरफेस एरिया बढ़ गया है. ठीक है ना. दिस जिगजैग पैटर्न हैज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सो बिकॉज ऑफ दिस रीएब्जॉर्प्शन बिकम्स इजियर. सो रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है? Reabsorption, all of the amino acid will get reabsorbed, all of the glucose will get reabsorbed, some water will get reabsorbed, and some salt will get reabsorbed. Right? So ये सारी चीजें reabsorb होने के बाद जो उस ट्यूब्यूल में बचेगा वो क्या होगा? Some salt, है ना, some water and all of the urea. Some water, some salts and all of the urea will remain in the tubule. Now which will get into the ureter. इसके बाद वो यूरेटर ट्यूब में जाएगा जहां से वो यूरिन बन के बॉडी से निकल जाएगा. इसका मतलब all the amino acids, all the glucose, some of the salts and some of the water got reabsorbed into the main bloodstream. So from this main bloodstream, जहां पे वो क्लियर हो गया, क्लीन हो गया, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता हुआ अब रेनल वेन के थ्रू वापस हमारे हार्ट में पहुंच जाएगा. So this clean blood will get into the heart through the renal vein. इस सिस्टम में किसी को कोई डाउट? ओके. सो ये जो
किडनी है, ये अपने बॉडी का एक ऑर्गन है। सो जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गन, दिस कैन ऑल्सो माल फंक्शन इन आवर बॉडी, है ना, ये भी खराब हो सकता है। यस, सो लेट्स से कि किडनी खराब हो गई, ठीक है। किडनी खराब होने के बहुत सारे कारण होते हैं। स्ट्रेस एक फैक्टर हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना, एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सबसे भी जो है मतलब लॉन्ग टर्म में, नॉट वेरी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में किडनी डैमेज हो सकती है, ठीक है ना। सो लेट से किसी की किडनी डैमेज हो गई, सो अगर किसी की किडनी डैमेज हो गई तो हाँ, स्ट्रेस, स्ट्रेस से भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है, उसके बाद हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी, ठीक है, उसके बाद मूड स्विंग्स, ठीक है, वेरियस हार्मोन्स है ना ये हमारे बॉडी के, सो कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट करती है। एक्सेसिव मेडिकेशन, यस, एक्सेसिव मेडिकेशन से भी होता है, बहुत सारे कारण है, ठीक है। खैर, बात यह है कि अगर किडनी खराब हो गया, इफ द किडनी गेट्स डैमेज्ड, ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं। सो किडनी अगर खराब हो गया तो इंसान के पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक होता है किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है ना, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट करना इतना इजी नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि मैचिंग किडनी बहुत रेयरली मिलता है। जनरली किडनी जो मैच करता होगा ना, वो आपके ब्लड रिलेशन का ही होता है जनरली, ठीक है। एक केस मतलब इतने सालों में, ठीक है, इन सो मेनी इयर्स आई हैव सीन ओनली वन केस जिसमें हस्बैंड वाइफ का किडनी मैच हुआ था, ठीक है ना, ये बहुत रेयर है, नॉर्मली नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट ब्लड रिलेटिव्स ना, हस्बैंड वाइफ जनरली ब्लड रिलेटिव्स नहीं होते। सो ये एक केस हुआ था जो न्यूज़पेपर वगैरह में भी आया था। मैच होना मतलब देखो, हर किसी का किडनी का टाइप अलग होता है, ठीक है, इट हैज अ डिफरेंट, मतलब उसके अंदर अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं, उसके अंदर मेड्यूला होता है, देयर आर अदर अदर पार्ट्स, ठीक है ना। अब हमने सिर्फ किडनी ऊपर ऊपर से पढ़ा, अब हमने किडनी के अंदर नेफ्रॉन वगैरह होता है वो तो पढ़ा, लेकिन इसमें और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे इसमें कॉर्टेक्स होता है, इसमें मेड्यूला होता है, तो ये सारे जो है, जस्ट लाइक आवर फिंगरप्रिंट्स, दिस इज डिफरेंट, ठीक है, ये भी डिफरेंट होता है। हाँ, लेकिन फिंगरप्रिंट जैसे एकदम यूनिक होता है, ये एकदम यूनिक नहीं होते। जनरली परिवार में किसी ना किसी का मैच हो जाता है, ठीक है ना, बट उसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, ठीक है, कि जो डोनर है, जो किडनी डोनेट करेगा, उसका एज इतने से इतना होना चाहिए, ठीक है ना, किडनी में कोई प्रीवियस बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मतलब मैच भी करने के बाद बहुत सारा वो रहता है, इसमें दिक्कत रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए किडनी जो है जनरली ट्रांसप्लांट करना इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस फर्स्ट। सेकंड, बहुत ही रेयर चांसेस है कि किडनी जो है वो मैच कर जाएगी, जनरली दूसरे लोगों के साथ तो नहीं करता, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जैसे आंखों का आई डोनेशन करते हैं लोग, मर जाने के बाद आई डोनेट करते हैं, तो वो लोगों का मैच मैच हो जाता है, उसमें सिर्फ कॉर्निया वाला जो पार्ट है वो चेंज होता है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन्स द सेम। यहाँ पे पूरा किडनी निकाल के दूसरा लगाना है, तो यहाँ पे मैच होने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती है जो नहीं हो पाता। सो अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो पाता है किसी का, वेल एंड गुड, वेरी गुड, नहीं होता है तो सेकंड ऑप्शन क्या है। ठीक है, डायलिसिस, डायलिसिस को होम्योडायलिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। सो एक किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, एक डायलिसिस हो गया। अगर ये दोनों भी नहीं होता तो तीसरा ऑप्शन है मर जा। हाँ हाँ, बता रहा हूँ, रुको, ठीक है। सो बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, या तीसरा ऑप्शन उस इंसान के पास है डेथ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। खैर, अभी हम लोग फिलहाल मारेंगे नहीं इंसान को, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पढ़ना कुछ नहीं है। डायलिसिस कैसे होता है, हाउ डज दिस डायलिसिस टेक्स प्लेस। सो ये जो डायलिसिस है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, अगर आपको अभी किडनी का फंक्शन समझ में आ गया, डायलिसिस समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। होता क्या है, एक बहुत ही बड़ा सा मशीन होता है, डायलाइजर मशीन, ठीक है, देयर इज अ मशीन कॉल्ड एज डायलाइजर मशीन। इस डायलाइजर मशीन के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना हुआ इस तरीके से एक ट्यूब रहता है। जब भी आप ऐसे जिगजैग शेप देखो ना, इसका एक ही रीजन होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है।
अब एक इंसान जिसकी किडनी खराब हो गई है, उसके पूरे बॉडी में कहीं से भी ब्लड निकालो, ठीक है, अगर किसी की किडनी खराब हो गई है, उसके पूरे बॉडी में कहीं से भी अगर ब्लड निकालो, उसके अंदर यूरिया मिलेगा ना, क्योंकि उसके अभी किडनी में तो फंक्शन हो नहीं रहा कुछ। दैट मीन्स हिज होल ब्लड इज कंटेनिंग यूरिया। सो आप उसको चाहे कहीं से भी निकालो, हाथ से निकालो, पैर से निकालो, कहीं से भी निकालो, उसके अंदर यूरिया कंटेनिंग ब्लड ही निकलेगा, क्योंकि वो अब नेचुरली उसके बॉडी के अंदर जो है प्योरीफाई नहीं हो रहा है। सो दैट इज वाई दिस पर्सन, अगर आप उसके हाथ में से भी, जैसे नॉर्मली हम लोग जहाँ पे सलाइन लगाते हैं हाथ पे, वहां से भी अगर आप ब्लड निकालते हो तो उसमें यूरिन का, ये यूरिया कंटेनिंग ब्लड मिलेगा। सो जनरली इस पेशेंट का क्या किया जाता है, ये इसका हाथ है, ठीक है, इसके हाथ में आपने कभी देखा होगा कि सलाइन लगाने वाले पेशेंट का एक ही नीडल घुसाते हैं, और उस एक ही नीडल के ऊपर बहुत सारे ऐसे मतलब पाइप्स कनेक्टेड होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस आर पुट इनटू दैट पर्सन्स बॉडी थ्रू दैट वन नीडल। पूरे बॉडी में थोड़ी छेद करते रहेंगे, ठीक है ना, तो ऐसा होता है। तो इस तरीके से क्या है कि इसके बॉडी से यहाँ से ब्लड गया, ठीक है, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। सो दिस इज द ब्लड विच हैज गॉन इनटू द डायलाइजर मशीन, ठीक है। नाउ दिस ब्लड इज कंटेनिंग यूरिया। अब इस डायलाइजर मशीन में है क्या, कुछ नहीं है, इसके अंदर एक डायलाइसिस सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखो, किसी का अगर डायलाइसिस करना है तो ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ कल आ जाओ, कल तुम्हें मशीन के अंदर लगा देंगे, ऐसे ऐसा नहीं होता। उसका ब्लड टेस्ट होता है, उसके ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि उसके बॉडी के अंदर यूरिया का कंटेंट कितना है, शुगर का कंटेंट कितना है, ठीक है ना, सॉल्ट्स का कंटेंट कितना है, ये सारे कंटेंट हम लोग जो है ब्लड टेस्ट से पता कर लेते हैं। अब नेचुरल प्रोसेस जो था, अभी हमने जो देखा नेफ्रॉन का जो प्रोसेस था, उसमें क्या हुआ था, उसमें 5 चीजें निकली थी, ठीक है, 5 थिंग्स वेर फिल्टर्ड आउट। वो 5 चीजों में से 4 चीजें फिर से हमने अंदर डाल दी थी, बराबर ना। आउट ऑफ दोस 5 थिंग्स, 4 थिंग्स वेर अगेन रीएब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। अब जब हम लोग आर्टिफिशियली प्रोसेस कर रहे हैं, सो आर्टिफिशियल में हम लोग 4 चीज अंदर निकाल कर फिर से उसको अंदर मतलब बाहर निकाल कर फिर से उसको अंदर डालेंगे। शैल वी डू दैट? और जो सिर्फ निकालना है सिर्फ उसको निकालो, वो करेंगे। दैट विल बी चीपर एंड दैट विल बी मेकिंग मोर सेंस। अब जो नेचुरल हो रहा है उसका कुछ कर नहीं सकते, बट जो हम लोग आर्टिफिशियली कर रहे हैं, एटलीस्ट उसमें तो हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। सो व्हाट इज डन, तो ये जो आपको अंदर डॉटेड स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज डायलाइसिस सोल्यूशन। अब इस डायलाइसिस सोल्यूशन के कंटेंट्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल कंटेंट्स है। इट इज कंटेनिंग ग्लूकोज, ठीक है, इट इज कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, ठीक है, इट इज कंटेनिंग जितना हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए ना उतने अमाउंट का सॉल्ट, हमारे बॉडी में जितना होना चाहिए, एंड जितना हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए उतने अमाउंट का वाटर, ठीक है। सो सॉल्ट, वाटर, ये उतने अमाउंट में जितने हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए। ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स एग्जैक्टली सिमिलर अमाउंट जो हमारे बॉडी के अंदर है उतना ही सोल्यूशन में मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस का रूल क्या है, इट इज अ फ्लो ऑफ लिक्विड सब्सटेंस फ्रॉम अ लेवल ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लेवल ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर दो चीज का लेवल बराबर होगा तो कोई कहीं पे फ्लो नहीं करेगा। सो अब हमें ग्लूकोज नहीं निकालना था बॉडी से, इसलिए हमने क्या किया, ग्लूकोज उतना ही रखा जितना हमारे ब्लड में। सो ब्लड का ग्लूकोज और इस सोल्यूशन का ग्लूकोज सेम लेवल का है, सो ग्लूकोज कहीं नहीं हिलने वाला। अमीनो एसिड्स भी सेम लेवल का रख देंगे तो अमीनो एसिड्स भी नहीं निकलेगा। सॉल्ट हम लोग हमारे बॉडी के अंदर जितना होना चाहिए था उतना ही सोल्यूशन में डाला, हाँ, आइसोटोनिक सोल्यूशन बना दिया ग्लूकोज का और अमीनो एसिड्स का, वेरी गुड, ठीक है ना। सॉल्ट्स का हमने उतना कंटेंट रखा जितना हमारे बॉडी के अंदर चाहिए। इसका मतलब अगर हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस कंटेंट है तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, और ये लोअर हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। अरे बात समझ में। सेम फॉर वाटर, वाटर का भी अगर हमारे बॉडी में हायर होगा तो वो यहाँ पे क्योंकि हमने उतना ही रखा है जितना बॉडी में चाहिए तो उतने में बाहर आ जाएगा। क्लियर ये चीज। और इसमें क्या नहीं है, देखो इसमें 5 चीजों में से 4 चीजें डाली है, एक चीज बिल्कुल नहीं डाली, कौन सी चीज, यूरिया। तो इसमें यूरिया क्यों नहीं डाली, क्योंकि उसको निकालना है। सो यूरिया हमारे ब्लड में जो भी है इट इज हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, सो इट इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो एवरीथिंग विल कम आउट, ऑल द यूरिया विल कम आउट।
समझ आ रही है बात? तो ये है इसका प्रोसेस, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इनलेट और एक आउटलेट होता है। सो देयर इज अ इनलेट जिससे फ्रेश सोल्यूशन अंदर आएगा, एंड देयर इज अ आउटलेट जिससे क्या है कि यूरिया धीरे धीरे कंटेंट बढ़ता रहेगा ना इस लिक्विड के अंदर, जो डायलिसिस सोल्यूशन है, तो उसको धीरे धीरे फ्लश आउट करते रहना पड़ेगा। तो दिस इज आउटलेट एंड दिस इज इनलेट, ठीक है ना। अब ये जो ट्यूब की मैं बात कर रहा था, दिस ट्यूब इज सेमी परमिएबल। अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑस्मोसिस का ये डेफिनेशन पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का, तो आपने पढ़ा होगा कि ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑस्मोसिस नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाई दिस इज मेड अप ऑफ अ सेमी परमिएबल सब्सटेंस। तो obvious सी बात है, सेमी परमिएबल कहाँ से आएगा? या तो जानवरों से आएगा या तो प्लांट से आएगा। सो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होता है ये, ठीक है, क्योंकि प्लांट के अंदर भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, सेल मेम्ब्रेन। उस सेल मेम्ब्रेन से प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से ये अंदर का ट्यूब बनता है, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो क्या होगा, इंसान के हाथ से खून लिया जाएगा जिसमें यूरिया कंटेंट था, एंड बाकी सारी चीजें हमने उतने मात्रा में जैसे मैंने आपको अभी समझाया उस मात्रा में डाल दिया। नाउ एज द ब्लड इज मूविंग अलोंग द ट्यूब, osmosis taking place, and during this process of osmosis all the urea is going out inside the solution. So ये सारा यूरिया जो है इसमें फिल्टर आउट हो रहा है। सो धीरे 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 ये सारा यूरिया से भर जाएगा, ठीक है ना। सो बाय द टाइम दिस ब्लड कंप्लीट्स द सर्कल, ठीक है, ये जो है ये साइकिल पूरा हो जाएगा इसके अंदर, तो तब तक ये क्लीन हो जाएगा। सो ये क्लीन हो जाने के बाद इसको फिर से उस इंसान के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। सो इट्स लेंदी प्रोसेस, महीने में 2 बार या 3 बार करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन की कितने लेवल में कितना सीरियसली डैमेज हुआ है उसका किडनी, डिपेंडिंग अपॉन दैट 2 बार या 3 बार करना पड़ता है एक सीरियस पेशेंट के लिए। समझ में? सो दिस इज हाउ होम्योडायलिसिस वर्क्स। व्हाट हैपेंस टू द नॉन फंक्शनिंग किडनी टिल देन? निकाल देते और क्या, खराब हो जाता है। दिखाता हूं मैं आपको किडनी कैसे दिखते खराब होने पे, डर जाओगे वैसे तो। देखो ये तो है पिक्चोरिकल डायग्राम, ऐसा कुछ फूला सा होता है। रियल डायग्राम भी दिखाता हूँ। ऐसे बॉइल्स हो जाते हैं और सही में एक्चुअल में तंदूरी टाइप की दिखती है वो, ऐसा टाइप का कुछ, और खराब केस में ऐसा, और ये तो एकदम तंदूरी रोस्टेड है, ठीक है। दिस इज हाउ द किडनी लुक्स लाइक जब वो टोटली डैमेज हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट्स? ओके, ग्रेट। So now we'll be studying about the last type, that is skeletal structure. So when we talk about skeletal structure, what are the things that is associated with this structure? So obviously bone तो होगा ही, bone के साथ साथ soft bones also called as cartilage. Along with that we have tendons, ligaments, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमारे स्केलेटल स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है, ठीक है ना। अब हमारा ह्यूमन बोन जो होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज? आर दे मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस? क्या वो अलग अलग सब्सटेंस से बनता है? आंसर इज नो, अलग सब्सटेंस से नहीं बनता।
बोन बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट इज CA3PO4 होल ट्वाइस इज कैल्शियम फॉस्फेट। सो कार्टिलेज भी इसी से बनता है, बोन भी इसी से बनता है, दोनों सेम है। ठीक है, डिफरेंस ये है कि बोन में देर इज नो गैप बिटवीन द सेल्स। ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है, इसके जो भी पार्टिकल्स होंगे, इसके जो एटम्स होंगे, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, और जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज में देर इज अ फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे फ्लूइड सब्सटेंस है, और उसके बीच बीच में जो है इस तरीके से कार्टिलेज के वो है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। So there is a fluid matrix, ठीक है, jelly like fluid, in that a few particles of calcium phosphate is floating like this. ठीक है, so इसके अंदर क्योंकि गैप्स है, that is why it is flexible, जैसे हमारे कानों के इसमें है। ठीक है ना, अगर ये पूरे तरह से जॉइंट होता जैसे बोन का होता है, तो ये भी हार्ड हो जाता। सेम ही सब्सटेंस से बना हुआ है। ठीक है, सो ये हो गया बोन और कार्टिलेज। नाउ टेंडन लिगामेंट्स, दिस आर कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यूज। टेंडन और लिगामेंट जो होते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। वैसे देखो, 3 टाइप के जोड़े होते हैं हमारे अंदर। क्या क्या? एक होता है हमारा स्किन और मसल, स्किन और मसल्स के बीच में कनेक्शन। एक होता है मसल और बोन के बीच में कनेक्शन। एक होता है एक बोन और दूसरे बोन के बीच में कनेक्शन। सो जैसे ये हमारा हाथ है, इस हाथ पे ये जो स्किन है, ये स्किन देखो लूज है, आई कैन पुल दिस ऑफ। ठीक है ना, अगर आप में चर्बी नहीं है, तो आप ऐसे अगर स्किन को पुल करोगे, एक पतला सा लेयर ऐसे ऊपर आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब वो बहुत ही लूजली अटैच्ड है आपके मसल से। अगर वो बहुत ही टाइटली अटैच होता तो आप उसको खींच नहीं पाते। हर कोई जो है चिमटी ले सकता है ना अपना, ठीक है, कोई और भी ले सकता है, कोई और लेता है ज्यादा दर्द होता है, खुद भी ले सकते हो। ठीक है ना, सो जब आप चिमटी लेते हो, तो आपका स्किन जो है वो फोल्ड होकर आपके हाथ में आ रहा है। सो इट इज लूजली कनेक्टेड। सो इट इज कनेक्टेड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या क्या? स्किन और मसल, स्किन एंड मसल connected by loose connective tissue. ठीक है, ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसको एरोलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्किन और मसल का जो लूज कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है। अब अगला है मसल टू बोन। मसल टू बोन किससे कनेक्ट होता है? टेंडन से। ठीक है ना, टेंडन से मसल टू बोन कनेक्ट होता है। टेंडन क्या है, अभी जैसे मैंने लिखा इधर, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। स्किन टू मसल्स लूज कनेक्टिव टिश्यू और ऑल्सो कॉल्ड एज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। मसल टू बोन टेंडन कनेक्टिव टिश्यू। सो ये जो टेंडन होता है, इस टेंडन के अंदर लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, दिस इज हैविंग हाई स्ट्रेंथ एंड लो फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे आपका जो थाई है, थाई बेस्ट एग्जांपल है। थाई में आपका सबसे बड़ा बोन है, और उसके ऊपर सबसे बड़ा लेयर ऑफ मसल है। ठीक है ना, मतलब एक कंटिन्यूअस पैच पे उतना मसल कहीं नहीं है। तो ये जो बोन है, उसके ऊपर जो मसल है, उसको आप नहीं खींच सकते। ठीक है, वहां पे आप चिमटी लोगे तो आपका स्किन हाथ में आएगा, मसल हाथ में नहीं आएगा। मसल बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड है आपके बोन के साथ। सो वो किससे अटैच्ड है? टेंडन से। अब टेंडन के अंदर ये हाई स्ट्रेंथ क्यों आता है, या ये जो टेंडन है या लिगामेंट है, इन दोनों के अंदर कुछ खास प्रॉपर्टी है। क्या है ये टेंडन्स और लिगामेंट्स के अंदर ये खास प्रॉपर्टी? दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिक सब्सटेंस। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जो इलास्टिक सब्सटेंस है, ये 2 टाइप के फाइबर से बनते हैं। एक है
व्हाइट कैलोजन फाइबर, इसकी इलास्टिसिटी कम होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। एक होता है येलो इलास्टिन फाइबर, इसके अंदर स्ट्रेंथ कम होती है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। सो दो इलास्टिक सब्सटेंस है, एक है व्हाइट कैलोजन फाइबर, लेस इलास्टिसिटी, मोर स्ट्रेंथ, ये टेंडन्स में होता है। एक होता है इलास्टिक सब्सटेंस येलो इलास्टिन फाइबर्स, येलो इलास्टिन फाइबर्स इज प्रेजेंट इन लिगामेंट्स, ठीक है ना। एक बोन से दूसरा बोन, जैसे अभी हमारा ये जो है, ये वाला जो जॉइंट है, इट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल, आई कैन मूव दिस, ठीक है ना। सो इट इज फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ दिस येलो इलास्टिन फाइबर, ठीक है ना। अब ये जो व्हाइट कैलोजन फाइबर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, और येलो इलास्टिन फाइबर इसमें स्ट्रेंथ लिमिटेड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। अब ये जो व्हाइट कैलोजन फाइबर है, इस व्हाइट कैलोजन फाइबर को, ठीक है ना, ये जो पिग्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, जो मर जाते हैं अपने आप ही नेचुरल डेथ, इनको काटकर इनके बॉडी के अंदर से उन बोन्स को निकालकर इनको गर्म पानी में उबाला जाता है, ठीक है, इनके बोन्स को। जब ये बोन्स को उबाला जाता है तो उनके बॉडी से जो व्हाइट कैलोजन फाइबर निकलता है, वो एकदम मतलब ऊपर आ जाता है, ठीक है, गर्म पानी, उबलते हुए पानी में ऊपर की तरफ आकर फ्लोट करने लगता है। ये जो ऊपर मटेरियल फ्लोट करता है, इससे बनती है जेली, ठीक है ना। तो ये जो जेली जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जनरली नॉन वेज प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स होते हैं। और ये डिस्कार्डेड जो एनिमल्स मर जाते हैं ना, उनके बॉडी से बोन्स वगैरह को निकालकर उसको गर्म पानी में उबालकर उसके ऊपर जो लेयर आ जाता है, उससे बनता है, ठीक है ना। तो बहुत सालों तक किसी को पता नहीं था, बहुत लेट लोगों को पता चला इसके बारे में, ठीक है। तो वेजिटेरियंस तो बोले हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, अब क्या करें, ठीक है ना, हमें भी, ठीक है। सो ये जो येलो इलास्टिन ये व्हाइट कैलोजन फाइबर्स होते हैं, इससे नॉर्मल जेली बनती है। अब तो जो वेजिटेरियंस है वो बोले कि अब हमारा क्या होगा, हमें भी खाना है जेली, ठीक है, अब तो आदत हो गई है, तो अब क्या करें। सो देर इज अ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज अगर अगर, ये पानी में पाए जाते हैं, ठीक है, ये पानी में पाए जाते हैं अगर अगर, हाँ, मतलब करना ही चाहिए यार, जेली, जेली ऐसे भी अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए, दैट इज नॉट अ गुड सब्सटेंस, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट भी नहीं होता जेली अच्छे से। हाँ, तो ये जो अगर अगर है, ये अगर अगर जो है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इट इज अ प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट में आपने अलग अलग पार्ट सुने होंगे ना, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो एक पढ़ा होगा आपने थैलोफाइटा, पढ़ा है कभी थैलोफाइटा। तो ये एक थैलोफाइट है, अगर अगर। तो जो वेजिटेरियंस होते हैं, वो लोग अगर अगर से जेली बनाते हैं। तो आज के डेट में बहुत सारे जेली के ऊपर आपने देखा होगा ग्रीन सिंबल होता है, इफ दैट इज देयर दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ अगर अगर। अगर उसके ऊपर रेड सिंबल होता है, दैट मीन्स इट इज प्रॉपर जेली मेड बाय दिस व्हाइट कैलोजन फाइबर, जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस से। समझ आ रही बात। ओके, सो दिस इज अबाउट मसल टू बोन। सो मसल टू बोन में क्या है, हाई स्ट्रेंथ है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इज बोन टू बोन। सो बोन टू बोन लिगामेंट्स, ठीक है। तो इसमें हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंपैरेटिवली लेस स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं है कि बहुत कम स्ट्रेंथ होता है, कंपैरेटिवली टेंडन से कम स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। सो ये तीन के बारे में याद रखना, एक स्किन टू मसल, लूज कनेक्टिव टिश्यू और एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, मसल टू बोन टेंडन्स, एंड बोन टू बोन्स लिगामेंट्स। क्लियर है। ओके, तो ये हो गई हमारे कनेक्टिव टिश्यूज की बात। अब हम बात करेंगे बोन्स और कार्टिलेज की, ठीक है ना। सो बोन्स और कार्टिलेज, इनफैक्ट हमारा जो दांत है, जो ह्यूमन टीथ है, ये भी सेम सब्सटेंस से बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट से।
चलो टीथ के बारे में बात कर ही रहे तो उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पढ़ा था ना हमने उस दिन लेकिन इसके बारे में। हाँ ओके। हाँ हाँ ओके, इट इज डन, ओके सॉरी। चलो अब बना ही दिया, तो बताओ सबसे ऊपर क्या होता है इसमें। द फर्स्ट लेयर इज मेड अप ऑफ एनामल, वेरी गुड। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, राइट। ओके, सो मतलब बनाने के बाद याद आया कि पढ़ा दिया है, ठीक है। अब बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं। सो बोन्स और कार्टिलेज जो है ये हमारा मेन स्केलेटल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। हमारे बॉडी में कितने हड्डियां होती है? 206। ओके, सो आज हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है कि ये जो 206 हड्डियां है, ये 206 हड्डियों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है ना। सो एक तरफ हमारे 80 बोन्स होते हैं और दूसरे तरफ हमारे 126 बोन्स होते हैं। 80 एंड 126 गिव्स अस 206 बोन्स, ठीक है। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देखेंगे डायग्राम के साथ, ठीक है। रात को सो पाओगे ना, इतना भयानक है नहीं वैसे, ठीक है। सो ये है हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर। ऊपर है क्रेनियम, ठीक है। उसके बाद है हमारा वर्टिब्रेट कॉलम। वर्टिब्रेट कॉलम मतलब हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड वाला जो है, ठीक है, उसका जो प्रोटेक्टिव वो है वो वाला वर्टिब्रेट। देन वी हैव रिब केजेस, ठीक है ना। उसके बाद नीचे जो है पेल्विस, पेल्विस मतलब हमारे कमर की हड्डी, ठीक है, पेल्विस। और उसके बाद बाकी सारे लिम्स है। हमारे इंपॉर्टेंट बोन कौन कौन से? क्रेनियम, उसके हमारा रिब केज, वर्टिब्रेट कॉलम और पेल्विस। ये हमारा मेन फ्रेम है, दिस इज कॉल्ड एज द मेन फ्रेम। अब इससे बाकी सारे लिम्स चिपके हुए हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे शोल्डर के बोन्स, जैसे हमारे हाथों के बोन्स, पैरों के बोन्स, ये सारे हमारे इन मेन स्ट्रक्चर से चिपके हुए हैं। तो मेन स्ट्रक्चर का पार्ट कौन है? क्रेनियम है, रिबकेज है, वर्टिब्रेट कॉलम है और पेल्विस है, ठीक है ना। इससे बाकी सारे चीजें जो लिम्स है वो सब अटके हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो हिस्सों में इसको पढ़ेंगे। वन इज कॉल्ड एज एक्सियल स्केलेटन, अदर इज कॉल्ड एज अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। So axial skeleton consists of 80 bones. Appendicular skeleton consists of 126 bones. So this is how we get 206 bones in our body. वैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर 7 हड्डियां एक्स्ट्रा होती है। सो उनके अंदर एकदम जो मतलब अराउंड मतलब ऐसे कोई फिक्स एज नहीं होता, ठीक है। 3 से लेकर 6 के एज में ये बोन्स फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। 3 से लेकर 6, किसी में 3 में भी हो सकता है, किसी में 4 में हो सकता है, किसी में 6 में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे कोई फिक्स नहीं है, बट बोलते हैं कि अराउंड 5 साल की उम्र तक ये जो 7 बोन्स एक्स्ट्रा ये हमारे बॉडी में फ्यूज हो जाता है और 213 से 206 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 7 बोन्स एक्स्ट्रा है किधर है? ये हमारे वर्टिब्रेट कॉलम में एक्स्ट्रा है। वर्टिब्रेट कॉलम के बोन एकदम नाजुक होते हैं, एकदम बर्थ पे ही, ठीक है ना। इसलिए छोटे बच्चे को कभी ज्यादा मोड़ना वोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। उसकी बॉडी के साथ योगा मत करना, ठीक है। उसके अंदर अभी बहुत ही नरम हड्डियां है, ठीक है। तो उसका जो वर्टिब्रेट कॉलम है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 33 बोन्स। जैसे हम लोग अडल्ट हो जाते हैं, हमारा जो फुल्ली ग्रोन बॉडी हो जाता है, तो उसमें वो 26 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। सो वहां पे 7 बोन्स एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। सो एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है? एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रेट कॉलम एंड बोन्स ऑफ द चेस्ट एंड द पेल्विस एरिया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन इन द हेड इज 29। हेड इज मतलब ये वाला, ठीक है ना, मतलब क्रेनियम, उसके बाद हमारा जो आंखों का जो सॉकेट है, उसके बाद हमारा जो चीक का बोन है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो जॉ लाइन है, ये सारा मिलाकर 29 बोन होता है। उसके बाद देयर इज अ हेलॉइड। हेलॉइड मतलब हमारा कंठ। ये कंठ सभी में होता है, ठीक है ना। कंठ बेसिकली उसका जो हड्डी है उसको हेलॉइड बोलते हैं। इनसाइड दैट कंठ वी आर हैविंग लैरिंग्स। जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था हमने लैरिंग्स की बात की थी। सो कंठ जो है, हमारा जो कंठ है, ये टंट लिखा हुआ है के होगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो कंठ है, हमारा कंठ या हेलॉइड, ये है हमारे लैरिंग्स का कवरिंग। इट इज द कवरिंग ऑफ लैरिंग्स, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो वन एक्स्ट्रा बोन। सो बेसिकली हमारे हेड में 29 है और हमारा जो कंठ एरिया है इसको आप कंसिडर कर लो तो इसको हो जाएंगे 30,
ठीक है ना। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन आर वर्टिब्रेट कॉलम। वर्टिब्रेट कॉलम मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड का जो प्रोटेक्शन है उसका जो कवरिंग है, ठीक है, वर्टिब्रेट कॉलम, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट बैकबोन। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 26 बोन्स एंड फुल्ली ग्रोन बॉडी। जैसे हमारा बॉडी अभी फुल्ली ग्रोन है, ठीक है, बट जस्ट आफ्टर बर्थ जो एकदम छोटे बच्चे होते 5 साल की उम्र तक, दे आर हैविंग 33 बोन्स ओवर देयर, एंड देन योर रिब केज इज हैविंग 24 बोन्स। नाउ दिस आर ऑल डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। द नंबर ऑफ बोन्स इन द रिब केज इज डैश, नीचे 4 ऑप्शंस। नंबर ऑफ बोन्स इन योर वर्टिब्रेट कॉलम इज डैश। उसमें भी ऑप्शन देखना कि फुल्ली ग्रोन बोला है या आफ्टर बर्थ बोला है। फुल्ली ग्रोन बोला है तो 26, आफ्टर बर्थ बोला है तो 33, ठीक है ना। क्लियर ये चीज? ओके। इसके बाद अपेंडिकुलर बोन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ पेल्विक एंड पेक्टोरल ग्रिल्स। तो पेक्टोरल ग्रिल्स मतलब ये जितने हमारे फोर आर्म है, उसके बाद ये हमारा जो पैर के बोन है, लिम्स, जितने भी लिम्स है हमारे जो पेल्विक रीजन से कनेक्टेड है, वो सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। सो इट कंसिस्ट ऑफ पेल्विक, पेल्विक मतलब अपने कमर का हड्डी, एंड पेक्टोरल गिडल्स, ठीक है। ये पेक्टोरल गिडल्स जो है, दे आर बेसिकली द स्ट्रक्चर्स व्हिच कनेक्ट्स आवर लिम्स विद आवर वर्टिब्रेट कॉलम। ये हमारे लिम्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन कौन से है? सो इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा फेमुर, ठीक है। शायद कल या परसों भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। ये हमारा सबसे बड़ा बोन होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, फेमुर। ये हमारा थाई बोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा नी का जो हड्डी होता है, नी नी कैप बोलते हैं इसको, पता नहीं मराठी में वाटी बोलते हैं शायद, है ना, जो नी के ऊपर जो एक हड्डी, मतलब नी कैप बोलते हैं उसको। यस, दैट इज कॉल्ड एज वाटी। हाँ, तो ये जो है इसको बोलते हैं पटेला, ठीक है। दिस राउंड स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी इज कॉल्ड एज पटेला, ठीक है। उसके बाद हमारे पैरों में और हाथों में यहाँ पे 2 हड्डी होती है। एक होती है छोटी वाली हड्डी, इसको बोलते हैं फेब्यूला, ठीक है, जो छोटी पतली वाली हड्डी है ये। और जो मोटा है, जो कि एक्चुअल में मेन स्ट्रेंथ देता है आपके पैरों को, वो बोलते हैं टिबिया, ठीक है ना। वैसे ही हमारे हाथों में भी दिखेगा, हाथ में बाद में बात करते हैं, पैरों की बात कर रहे हैं पहले। सो ये एक पतला सा बोन है, ठीक है, ये एक पतला सा बोन है, दिस इज कॉल्ड एज फेब्यूला। और जो मेन स्ट्रेंथ देने वाला है ऊपर से नीचे तक, ये जो मोटा वाला है, दिस इज कॉल्ड एज टिबिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेब्यूला, टिबिया, पटेला एंड फेमुर, पैर में ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। इसके बाद ऊपर चलो, ऊपर जो है, अगर हम लोग हाथ की बात करें, हाथ में जो पतला वाला है, ठीक है, हाथ में ये जो हमारा पतला वाला है हड्डी, दिस इज कॉल्ड एज यूलना, ULNA। और जो मोटा वाला है, जो मेन स्ट्रेंथ देता है हाथ को, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस, ठीक है, यूलना एंड रेडियस। द पतला वाला इज कॉल्ड एज यूलना, एंड द मेन स्ट्रेंथ गिविंग वाला जो है, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस। क्लियर है यहाँ तक? अब ऊपर जो हमारा आर्म है, द फोर आर्म दैट वी टॉक अबाउट, जहाँ पे हमारे मेन मसल्स है, ठीक है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स है, वो है हेम्यूरस, दिस वन, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज हेम्यूरस, ठीक है। बोन्स हॉलो होते हैं ना, हाँ यस, वो हॉलो होते हैं, इसके अंदर जो है वो रहता है बोन मैरो, और बोन मैरो में तैयार होता है हमारा RBC, है ना, उसके अंदर तैयार होता है RBC। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट्स? ओके, so with this we have completed this chapter. Now related to human beings there is one more thing. अभी हमने क्या क्या देखा? अभी हमने डाइजेशन देखा, रेस्पिरेशन देखा, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल, ठीक है, ये सारे सिस्टम देखे। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो डू सम मूवमेंट्स, राइट।
अब ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हम लोग पागलों की तरह ऐसे ही तो नहीं हिलते ना। ना यू आर सिटिंग समवेयर, ठीक है, एंड यू सडनली स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर, तो लोग ऑब्वियसली बात है पागल बोलेंगे। सो आपके अंदर अगर मूवमेंट हो रहा है, तो ये मूवमेंट क्यों हो रहा है? व्हेन डू यू मेक मूवमेंट्स? whenever there is a stimuli, ठीक है। whenever there is a change in the environment for which you have to respond, that is called as stimuli। जैसे कि आप चुपचाप से बेंच पे बैठे हो, टीचर पढ़ा रही है, आप एकदम मन वहां पे लगा हुआ है आपका, और आपका जो बेंच पार्टनर है बड़ा शैतान है, ठीक है ना, और वो जो है राउंडर लेता है और नीचे से आपके पैर पे चुबा देता है। सो विल यू नॉट रिएक्ट देयर? रिएक्ट और नॉट? यस। सो दैट इज कॉल्ड एज स्टिमुलाई। जो आपके बेंच पार्टनर ने आपके लिए किया, वो था आपके लिए स्टिमुलाई, देन यू विल रिस्पॉन्ड, ठीक है ना। और उसके बाद होगा वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। सो फर्स्ट फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा आपका जब वो चुबा रहा है, ठीक है, जब वो चुबा रहा है उस टाइम पे तो फर्स्ट रिएक्शन ये होगा ना, पैर हटा दोगे, दैट विल बी द इंस्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना। सो यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं। एक जो कि आपने प्लान नहीं किया, वो आपको चुबा रहा है, जैसे ही हल्का सा फील हुआ कि कुछ चुबा, तो इंस्टेंटली आपका पैर हिल गया। इसके लिए आपने कुछ प्लानिंग नहीं की थी, हाँ ये चुबाएगा, मैं अपना लेफ्ट पैर उठाऊंगा फिर रखूंगा, ऑल दिस वाज नॉट प्लान्ड। सो यहाँ पे दो दो चीजें हो रही है। एक हो रहा है जो अनप्लैंड है, सडन एक्शन है, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। और उसके बाद जो होगा वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा, ठीक है ना। टीचर जाएगी, ठीक है ना, फिर आप राउंडर लोगे, और उसके बाद उसके ऊपर खून लगा होगा, और आपका जो दोस्त है वो हॉस्पिटल में मिलेगा, ठीक है। यस। सो बेसिकली दैट विल बी अ प्लान्ड एक्शन, ठीक है। सो एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, एक होता है प्लान्ड एक्शन। सो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। जो प्लान्ड एक्शन होता है, ये होता है आपके ब्रेन द्वारा, ठीक है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलाकर बनाते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, ठीक है। ये क्या बनाते हैं? सीएनएस। अब बाकी सारे एक्शन, जैसे मैं अपना जो है यहाँ पे पेन उठा रहा हूँ, ठीक है, आपके साथ स्क्रीन के सामने ये पेन दिखा रहा हूँ, फिर मैं पेन को नीचे रख रहा हूँ, सो इन दिस माई हैंड इज मूविंग, बट द कमांड हैज कम फ्रॉम द ब्रेन। अब ब्रेन से मेरे हाथ में कनेक्शन कैसे हुआ है? फ्रॉम माई हैंड देर आर वेरियस न्यूरॉन्स which got connected to my spinal cord, and from the spinal cord there was a direct connection to the brain. Now the brain is sending signal to spinal cord, from spinal cord it is coming to my hand. So this system where many neurons are connected to various body parts, and then they are connected to spinal cord, and from the spinal cord it is going to the brain. So ये various body organs से जो spinal cord में connected है ना neurons, उसको बोलते हैं PNS, peripheral nervous system. So we have two nervous system in our body. One is central nervous system, in which there are two organs, spinal cord and brain. Other is called as peripheral nervous system. Peripheral nervous system में ये हो रहा है, जैसे ये मान लो हमारा बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, सो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा हाथ है, ये दोनों तरफ से हमारे हाथ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्रेन है, ठीक है। अब मेरे हाथ से न्यूरॉन्स कनेक्ट होगा स्पाइनल कॉर्ड पे, और स्पाइनल कॉर्ड जाके कनेक्ट होगा ब्रेन में। सो ब्रेन से कोई कमांड आएगा तो आएगा स्पाइनल कॉर्ड पे, और स्पाइनल कॉर्ड उसको भेजेगा मेरे हाथ पे। तो ये वाला जो सिस्टम है ना, ये वाला जो न्यूरॉन वाला पार्ट है जो मेरे हाथ से स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट हुआ है, ठीक है, और बाकी सबसे भी हो सकता है, जैसे पैर से भी होगा, ठीक है, पैर से भी न्यूरॉन्स जो है स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट होंगे, फिर वो ब्रेन में जाएगा। सो ये सबको बोलते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, सीएनएस, rest of the organs which we are having and they are connected to spinal cord, then that is called as PNS, ठीक है। सो ये जो CNS और PNS है, इन दोनों को मिलकर, ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम बनता है।
So nervous system is the reason why we show movements in the body. ठीक है, so this is a separate chapter. और ये कोविड बैच के लिए कैंसिल हो गया था 10th में, ठीक है ना, मतलब सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। सीबीएसई में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नहीं था। सो ये जो है ये पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का पार्ट है। सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू सी, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी मूवमेंट्स इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब उसमें प्लांट्स आएंगे और उसमें एनिमल्स आएंगे। प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होता है ओनली ड्यू टू हॉर्मोन्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हार्मोनल सिस्टम, जो कि प्लांट्स में है। एनिमल्स हैव बोथ सिस्टम्स, वी आर हैविंग अ नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम, ठीक है ना। तो अभी हमारे हार्मोनल सिस्टम से बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको एड्रेनल ग्लैंड का, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है एड्रेनल नाम का हार्मोन, तो वो एक हार्मोनल सिस्टम का पार्ट हो गया। उसके बाद हमारे ये क्या बोलते हैं, पैंक्रियास से सिक्रेट होता है वो इंसुलिन, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कम होता है, ठीक है ना। वैसे ही ब्रेन में देयर इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है। तो ये सब हमारे हार्मोनल सिस्टम के पार्ट है। और नर्वस सिस्टम से हमारा मूवमेंट कंट्रोल होता है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम का अगर आपको बेसिक यूनिट कोई पूछे तो क्या होगा, बेसिक यूनिट नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन। So the day we start with this chapter, we'll first see about the plants, various hormones which are there in plants for their growth, for their movement, what are the tropical movements, okay, all those things. And then we'll study about animals, in which first we'll study about the function of neuron, then we'll see the whole structure, then we'll see how reflex action works, how a regular action works, and then the hormonal system. So this is another important chapter for bio. Okay, maybe we'll not do this next week itself. Maybe we'll start with chemistry first and then we'll go to this chapter, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने 10th में पढ़ा नहीं है सीबीएसई में, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें ब्रेन के बारे में भी पढ़ेंगे, ब्रेन के अंदर हम लोग साइकिलिंग करते हैं तो हम लोग का बॉडी बैलेंस होता है तो किससे होता है, ठीक है। अगर हम लोग हैंडराइटिंग को सुधारना चाहे तो ब्रेन के कौन से पार्ट को सुधारेंगे तो हमारा हैंडराइटिंग सुधरेगा, ये सारी चीजें होगा। हमारा मेमोरी कौन से पार्ट में होता है ब्रेन के, विजन कहाँ होता है, सुनते कहाँ से है, बात करते तो स्पीच कहाँ पे है, ऑल दोस थिंग्स विल सी, ठीक है। सो टिल देन विल स्टॉप हियर टुडे।